Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो दुनिया की सबसे भयानक जंग की राख से पैदा हुआ था। एक ऐसा विचार जिसका मकसद था भविष्य के सभी युद्धों को रोकना। और यही विचार बना संयुक्त राष्ट्र। आज हम इसी की कह सकते हैं पूरी चीर फाड़ करेंगे। और ये चर्चा हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की किताब समकालीन विश्व राजनीति के 6ठे अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर। ये खास तौर पर हमारे सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल के दर्शकों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और इस तरह की उपयोगी सामग्री लगातार पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर भी जरूर विचार करें। तो शुरू करें? बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत ही क्यों है? मतलब क्या देश अपने मसले खुद नहीं सुलझा सकते? देखिए, ये सवाल ही पूरी बहस का केंद्र है। किताब के हिसाब से इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस वो है युद्ध और शांति। इतिहास हमें यही सिखाता है, जब देश सिर्फ अपनी ताकत के दम पर फैसले लेते हैं तो नतीजा विनाश ही होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस। हाँ, जो कि बुरी तरह फेल हो गया था। बिल्कुल, और उसी नाकामी का नतीजा था दूसरा विश्व युद्ध। तो संयुक्त राष्ट्र एक तरह से उसी गलती से सीखा हुआ एक सबक है। ये एक ऐसा मंच है जहां देश बात कर सकते हैं, विवाद सुलझा सकते हैं। तो ये एक तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हुआ। लेकिन आज की समस्या है तो सिर्फ मतलब सेनाओं और सीमाओं तक नहीं है। क्लाइमेट चेंज है, महामारी है। और आप बिल्कुल सही जगह आ रही हैं। यही दूसरा और शायद आज के दौर में ज्यादा जरूरी कारण है। ये संगठन उन मुद्दों पर सहयोग के लिए जरूरी हैं जिनका सामना कोई एक देश अकेले कर ही नहीं सकता। जैसे कि कोरोना महामारी एकदम सही उदाहरण है, या किताब में मालदीव का जिक्र है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मालदीव जैसे देशों के डूबने का खतरा है। हाँ, अब इसमें मालदीव अकेले क्या कर सकता है? कुछ नहीं। इन खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग चाहिए। ये संगठन उसी सहयोग को एक ढांचा देते हैं। ठीक है, तो अब इन संगठनों में सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। यूपीएससी के नजरिए से इसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है। इसका विकास कैसे हुआ? जैसा मैंने कहा, ये राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है। 1945 में 51 देशों ने चार्टर पर दस्तखत करके इसकी स्थापना की। अब जहां तक इसकी संरचना की बात है, इसके कई हिस्से हैं, लेकिन असली ताकत कुछ खास जगहों पर है। सबसे पहले महासभा, जनरल असेंबली। जी, महासभा को हम दुनिया की संसद कह सकते हैं। इसमें सभी 193 सदस्य देश है और सबके पास एक वोट। मतलब पूरी तरह बराबरी का सिद्धांत। हाँ, कागज पर तो यही है, लेकिन यहाँ एक पेच है। महासभा के फैसले सदस्य देशों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होते। अच्छा। हाँ, तो ये सिफारिशों की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। तो एक तरह से ये एक ग्लोबल डिबेटिंग सोसाइटी है, एक ऐसी जगह जहां देश अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ करने पर मजबूर करने की ताकत वो यहाँ नहीं है। तो अगर महासभा सिर्फ आवाज है, तो असली ताकत कहाँ है? वो तो सुरक्षा परिषद में ही होगी। बिल्कुल, असली ताकत का केंद्र है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 स्थायी सदस्य। और यही 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। हाँ, और इन्हीं के पास है वो मशहूर वीटो पावर, यानी किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोकने की शक्ति। जी, अगर इन 5 में से एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। एक मिनट, तो ये जो 5 देश हैं, ये तो 1945 की दुनिया की हकीकत दिखाते हैं जब वे दूसरा विश्व युद्ध जीते थे। आज लगभग 80 साल बाद क्या ये व्यवस्था पुरानी और अलोकतांत्रिक नहीं लगती कि 5 देश मिलकर बाकी दुनिया की किस्मत का फैसला करें? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी और सबसे जायज आलोचना है। ये 1945 के शक्ति संतुलन को दिखाता है
आज के नहीं। तो जाहिर है इसी पुरानी पड़ चुकी संरचना को लेकर सुधार की मांगें उठती होंगी। बिल्कुल। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से ये मांग बहुत तेज हो गई है। दुनिया बहुत बदल चुकी है। नई आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां उभरी हैं। तो मुख्य मांगे क्या हैं? क्या सिर्फ ज्यादा सदस्य बनाने की बात हो रही है? मांगे कई स्तर पर हैं। सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता को बढ़ाने को लेकर है। तर्क ये है कि इसमें ज्यादा विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो किसी नए देश को स्थायी सदस्य बनाने के लिए क्या पैमाने सुझाए गए हैं? किताब में कुछ बहुत स्पष्ट मानदंड बताए गए हैं, जैसे वो देश एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति हो, संयुक्त राष्ट्र के बजट में उसका योगदान बड़ा हो, आबादी के लिहाज से एक बड़ा देश हो, और बहुत जरूरी वो देश लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। तो अगर इन पैमानों को देखें, पैसा, सेना, आबादी, लोकतांत्रिक मूल्य, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सुरक्षा परिषद में सीट पाने के लिए आपको एक बड़ा ग्लोबल खिलाड़ी होना पड़ेगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये असल में शक्ति और प्रतिनिधित्व के बीच का संघर्ष है। और इस पैमाने पर भारत का केस कितना मजबूत बनता है? भारत का केस बहुत मजबूत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में हमारा योगदान हमेशा से शानदार रहा है। तो अगर दावेदारी इतनी मजबूत है, तो फिर रुकावट कहाँ है? चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पहली, राजनीतिक विरोध। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश इसका विरोध करते हैं। फिर एक कॉफी क्लब है, इटली, मेक्सिको जैसे देशों का समूह। अच्छा, वो क्या है? वे किसी भी नए स्थायी सदस्य को जोड़ने के ही खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि इससे कुछ और देशों के हाथ में ज्यादा ताकत आ जाएगी। वे अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में हैं। और वीटो पावर का मुद्दा तो है ही। हाँ, वो सबसे बड़ा पेच है। कई देश तो वीटो को ही खत्म करने की बात करते हैं। वहीं भारत, जर्मनी, जापान जैसे दावेदार चाहते हैं कि उन्हें भी वीटो मिले। इस पर आम सहमति बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं। शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, जहां अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। तो क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी ताकत पर कोई लगाम लगा सकता है? यह आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है, और किताब कहती है कि यह मुश्किल है। अमेरिका पर सीधा अंकुश लगाना यूएन के लिए लगभग नामुमकिन है। क्यों? कई कारण हैं। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और सबसे बड़ी बात, वीटो पावर। बिल्कुल, अमेरिका के पास वीटो पावर है। वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव को गिरा सकता है जो उसके या उसके सहयोगी देशों के हितों के खिलाफ हो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि यूएन अप्रासंगिक है, कम से कम जब बात अमेरिका की हो? नहीं, ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। यहाँ एक बहुत बारीक बात समझनी होगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रोक नहीं सकता, लेकिन वो अमेरिका के लिए एक ऐसा मंच जरूर है जहां उसे अपने कामों को सही ठहराना पड़ता है। मतलब उसे दुनिया को जवाब देना पड़ता है। हाँ, ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां 190 से ज्यादा देश अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं। यूएन की असली ताकत उसकी वैधता यानी लेजिटिमेसी देने की क्षमता में है। वैधता, इसे थोड़ा और समझाइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2003 का इराक आक्रमण। हाँ। अमेरिका और ब्रिटेन हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा परिषद से मंजूरी नहीं मिली। फ्रांस और रूस ने वीटो की धमकी दी थी। सही। इसके बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि ये कार्यवाही यूएन की मंजूरी के बिना हुई थी, इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय वैधता पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहा। और इसने वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। इससे ये साबित होता है कि दुनिया की नज़र में किसी भी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मोहर कितनी जरूरी है। अमेरिका ताकतवर है, लेकिन वो भी दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। अब इसे अपने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए समेटते हैं। इस पूरी जानकारी को वो अपनी तैयारी से कैसे जोड़ें? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत अच्छा जुड़ाव है। 2013 के यूपीएससी मेंस में एक सवाल आया था। सवाल विश्व व्यापार संगठन WTO और भारत के खाद्य सुरक्षा बिल के बीच के टकराव पर था। पर WTO का इस अध्याय से सीधा क्या लेना देना? अगर आप इस NCERT किताब में दिया गया संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का चार्ट देखेंगी तो पाएंगी कि WTO को यूएन की एक संबंधित एजेंसी के रूप में दिखाया गया है। अच्छा।
ये सवाल सीधे सीधे दिखाता है कि यूपीएससी सिर्फ यूएन के मुख्य अंगों के बारे में नहीं पूछता। वो ये जानना चाहता है कि आप यूएन की विशेष एजेंसियों और एक संप्रभु देश की नीतियों के बीच के टकराव और तालमेल को समझते हैं या नहीं। मतलब ये अध्याय सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि ये आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत नींव है। एकदम सही। एनसीईआरटी की ये किताब आपको डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ, परमाणु अप्रसार संधि, इन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं का एक बुनियादी परिचय देती है। यह आपको वो फ्रेमवर्क देता है जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल मुद्दों को समझ सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और खासकर संयुक्त राष्ट्र कमियों से भरे हैं, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में अपरिहार्य हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसी बारीकी को समझना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ तथ्य रटने का खेल नहीं है। ये शक्ति संतुलन, सुधार की जरूरत और बदलती दुनिया में इन संगठनों की भूमिका को आलोचनात्मक नजर से देखने के बारे में है। और जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। ये किताब कुछ साल पहले लिखी गई थी। आज की दुनिया में जहां चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध जैसी नई चुनौतियां हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पहले से ज्यादा मजबूत हुई है या और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है? इस पर जरूर सोचेगा। और इस तरह के उपयोगी विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमें समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लगातार लाते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.